हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले तो ये आता है माइंड में कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, राइट? सो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी है कंज्यूमर की, कैसे वो कंजम्पशन करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है इनकम के बेसिस पर कंजम्पशन में। ओके, ये सब क्या है, ये हम पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर मैं अदर नेम बोलूं तो वो हो जाएगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन, जो कि हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, जो कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो इनकम पर डिपेंडेंट है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। एंड एक और कंसेप्ट है कि जीरो इनकम लेवल पर भी कंजम्पशन होता है, राइट? तो ये देखो, इनकम के बेसिस पर कैसे हमारा जो एक कंज्यूमर है उसका कंजम्पशन पैटर्न चल रहा है, वो हो गई उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर टेंडेंसी टू कंज्यूम, या फिर वो क्या हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन अच्छे से क्लियर है। कंजम्पशन फंक्शन को ही हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है तो आपको वही सब बताना है जो हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था। ओके, सो अब हम जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, क्या क्या टाइप्स होती है वो हम देखते हैं। तो हम जो है इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ अगर आप लोगों को याद होगा तो 11th इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये वर्ड्स पढ़े हैं ना, एवरेज, मार्जिनल, टोटल, राइट? वही सेम चीज क्या आ गई यहाँ पे आ गई, एवरेज, मार्जिनल। एवरेज क्या बता रहा है कि आपकी इनकम लेवल के बेसिस पर आपकी कितना कंजम्पशन हो रहा है। ओके, कितना इनकम जो है, इनकम जैसे कि मान लो 100% इनकम है तो 100% इनकम का आप कितने परसेंट कंजम्पशन में यूटिलाइज कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि पूरा 100 to 100% जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कंजम्पशन जो है वो 100 से कम परसेंट में भी हो, राइट? तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको यही बताता है कि जितनी आपकी इनकम है उसके बेसिस पर आप उसका कितना कंजम्पशन कर रहे हो। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताएगा? मार्जिनल से हमें क्या मतलब पता है? मार्जिनल से हमें पता है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर क्या पर्टिकुलर डिफरेंट जो भी आते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने कंज्यूम भी गलत बोल दिया। सिर्फ एक मार्जिनल से हमें इतना पता है कि एक एडिशनल यूनिट का जो भी कंसेप्ट चल रहा है वो एडिशनल यूनिट के साथ में चल रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीज के कारण आपके कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है वो क्या बताएगा? वो कौन बताने वाला है? वो बताने वाला है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, सो आई होप कि इन दोनों का आप लोगों को ब्रीफ में समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होते हैं। ओके, तो अब इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं इनके ग्राफ्स, इनके शेड्यूल के साथ में कि क्या कैसे कैसे जो है हमारा ग्राफ बनने वाला है, उसकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने वाली है, वो सब कुछ देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, राइट? अब देखो, मैंने जो आप लोगों को 100% बोला था ना वो एक एग्जाम्पल था। कभी भी ये मत मानना कि आपकी इनकम 100% ही हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास में परसेंट नहीं होगी, यहाँ पे आपके पास में कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी। जैसे कि मान लो कंजम्पशन हो गया हमारा 500 रुपीज का एंड जो हमारी इनकम है वो हो गई हमारी 1000 रुपीज की। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा अपना APC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5। ओके, अब अगर मैं इसे अपने
उसमें कन्वर्ट कर दूं परसेंटेज में तो ये 50% बताएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आपकी टोटल इनकम का 50% जो है वो कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो और बाकी का जो 50% है वो आप सेव कर रहे हो, राइट। यही दो कंसेप्ट पता है हमें कि यही होता है, सेव कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि जो हमारा एडी होता है वो क्या होता है, C+I, तो आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। ओके, सो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करने पर हमें मिल जाएगा अपना APC। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप कि समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब जो इसका शेड्यूल है वो देखते हैं और इसका जो ग्राफ होने वाला है वो देखते हैं। सो शेड्यूल में देखो स्टूडेंट्स, हमने लिया इनकम और कंजम्पशन, हमने इससे ज्यादा कोई भी पर्टिकुलर टर्म्स नहीं लिए बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारी, हमें APC फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में कंजम्पशन और इनकम होना चाहिए, राइट। सो APC हम कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ओके, नाउ 40 डिवाइडेड बाय 0, ये जो है ये कुछ भी नहीं आने वाला है, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। फिर 120 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आया, ये आया हमारा 1.20। नाउ एक चीज समझो कि आपका जो APC होता है वो 0 to 1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, इससे ज्यादा मतलब कि इससे ज्यादा कम भी होता है। अब उसका क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कि आप इनकम से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो आपके कंजम्पशन पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इनकम 100 थी लेकिन कंजम्पशन कितना हो रहा है 120 का, तो 20 रुपीज का एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है जो कि आपकी इनकम से ज्यादा है, इसलिए ये जो है 1 से ज्यादा आने वाला है। ओके, जब हमारा जो APC है वो अगर 1 हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर केस में देखो दोनों 200 है, सो 200 डिवाइडेड बाय 200 कितना आ गया 1। ओके, फिर उसके बाद में जो हमारी बाकी के टर्म्स हम देख सकते हैं वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में। ओके, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी इनकम के अंदर अंदर आप कंजम्पशन कर रहे हो। ओके, मतलब कि आप इनकम से ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, जितनी इनकम है उससे कम ही कंजम्पशन कर रहे हो। इन दोनों 0 to 1 के बीच में अगर कोई भी आपकी वैल्यू आती है APC की तो उसका मतलब यही होता है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट वाला है वो क्या हुआ, 280 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज 0.933। फिर आता है 360 डिवाइडेड बाय 400, ये कितना हुआ 0.90। ओके, सो इस पर्टिकुलर वे से जो आपका APC है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को APC का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे जब हम ग्राफ पर प्लॉट करना है तो देखो ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा कंजम्पशन कर्व बना। ओके, ये कंजम्पशन कर्व जो CC है वो इन सारी वैल्यूज से बना है। ओके, एंड इनकम है मतलब कि इन दोनों को मिला के जो है हमारा कंजम्पशन और इनकम गिवन है, तो ये कर्व बना हमारा कंजम्पशन कर्व। अब इसमें हम APC को कैसे बता रहे हैं या कैसे इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है APC क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर AN बना हुआ है और AY1 बना हुआ है, ठीक है। ये हमें क्या शो कर रहा है, तो देखो ये जो है AN ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, OY1 के इक्वल है, राइट। ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारी इनकम है, ठीक है। दैट इज जो Y है वो क्या होने वाला है OY1, ठीक है। तो ये हमने लिया अपने डिनोमिनेटर में। अब सेम चीज आपके कंजम्पशन में करना है हमें। यहां पर ON जो है वो है हमारा क्या, कंजम्पशन, राइट। यहां तक का देख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये वाला जो है, ये जो पार्ट है ये इसके बराबर होगा, ON के बराबर, तो C को मैं ON बोल सकती हूँ। सो अब अगर मुझे इसमें से APC निकालना है तो मैं कैसे निकाल दूंगी, ON डिवाइडेड बाय OY1, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया इस ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करना है। हो सकता है ना कि कभी कभार आपको ट्रिगर करने के लिए शेड्यूल ना दे, ना ही कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दे, एक ग्राफ बना के दे दे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया हमारा ग्राफ, ये दे दिए 100, 200 और ये 300 पे क्या आ गया हमारा Y1 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये होगा हमारा 40, देन 120 और ये आ जाएगा 200। ओके, फिर आएगा हमारा 280। तो मान लो यहाँ पे 280, अब वो बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए वो इतना नहीं आएगा, ठीक है।
तो मान लो कि ये सारी हमारी वैल्यूज है, 280 यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब अगर मुझे ये वैल्यूज गिवन है और मुझे बोला है कि एपीसी फाइंड आउट कीजिए, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये जो है हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये हमें क्या शो कर रहा है कि इनकम कितनी आपकी 300, तो मैं अपने डिनोमिनेटर में क्या ले लूंगी, 300 ले लूंगी। एंड सेम केस जो है मैं अपने न्यूमरेटर के लिए करूंगी। ये वाला जो पोर्शन है ये किसके इक्वल हो रहा है, ये जो लाइन बनी हुई है ये इसके इक्वल है, और इसका मतलब कि ये कितना है, ये है 280। सो 280 डिवाइडेड बाय 300 मैं लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एपीसी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी आपके पास में शेड्यूल गिवन नहीं हो, कोई ग्राफ दे दिया जाए आपके एग्जाम में और बोला जाए कि आपको एपीसी फाइंड आउट करना है, तो आप इस वे से उसे फाइंड आउट करके आएंगे। ओके, सो आई होप कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका शेड्यूल कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके, नाउ कुछ जो पॉइंट्स हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एपीसी के बारे में, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी मोर देन 1 कब होने वाला है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर एपीसी आपका 1 से ग्रेटर है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, राइट। तो एपीसी इज मोर देन 1 का जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम दैट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी इज मोर देन 1। नेशनल इनकम और इनकम इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो जब तक आपका कंजम्पशन, आपकी इनकम या फिर नेशनल इनकम बोल लो उसे, उससे अगर ज्यादा है तो एपीसी आपका 1 से ज्यादा है। ये पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो इनके ऐसे पूरे इस फॉर्म में पूछना तो थोड़ा सा कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ 1 वर्ड आंसर्स में, एमसीक्यूज में बिल्कुल ये लोग ये पूछे जा सकते हैं कि एपीसी 1 से ज्यादा कब रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप उस टाइम पर इतना सोच नहीं सकते, एक स्मॉल क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते हो। ओके, तो इसलिए पढ़ना अच्छे से सब कुछ की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, फिर आता है एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी 1 के बराबर कब होगा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, अभी बताई मैंने। कब होता है, जब आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो कोई भी पॉइंट जहां पर दो वेरिएबल्स मीट करते हैं या फिर दो वेरिएबल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एपीसी 1 के बराबर कब होता है, एपीसी 1 के इक्वल उस टाइम पर होता है जब आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि वो ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सो एपीसी इज इक्वल्स टू 1 एट द इनकम लेवल ऑफ 200 करोड़। ओके, देन एपीसी इज लेस देन 1। अब एपीसी 1 से कम कब होगा या छोटा कब होगा, तो कब पता है हमें कि जब इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा तो एपीसी जो है वो लेस देन 1 होने वाला है, ठीक है। सो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये जो कंसेप्ट है कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में होगा, ठीक है। देखो पहले हम ग्राफ में देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन बना हुआ है, मैं एक इनकम का भी ग्राफ बना दूं, ठीक है। ये मेरा इनकम का ग्राफ बन गया 45 डिग्री वाला। हमें पता है ना कि इनकम जो होती है उसे हम 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया मेरा 45 डिग्री का स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके, अब यहाँ पर दोनों ने मीट किया, इस पॉइंट पर जो आपकी इनकम और कंजम्पशन था वो कितना था, 200 था। ओके, अब यहाँ पर देखो विजुअली समझ में आ रहा है, जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो कहाँ है, वो ऊपर है आपके इनकम कर्व से। इट मींस कि आपका कंजम्पशन ज्यादा है आपकी इनकम से। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एपीसी है वो क्या है, मोर देन 1 है। फिर अगर इस पॉइंट के बाद में देखें, दैट इज बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंजम्पशन कर्व है वो हमारा नीचे है और जो हमारा इनकम कर्व है वो उसके ऊपर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो अलग ही डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है और इनकम जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर एपीसी जो है वो क्या हो गई, वो हो गई लेस देन 1। तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट जो आपकी एपीसी होती है वो लेस देन 1 होती है,
और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट आपकी जो एपीसी होती है वो मोर देन 1 होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। सो एपीसी इज लेस देन 1 पे थे हम लोग, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, एज अ रिजल्ट एपीसी इज लेस देन 1, ओके। देन एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल हो रही है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर में देखो, यहाँ पर 1.20, फिर क्या आई 1 कम हुई, फिर उसके बाद में क्या आई 0.933, फिर आई 0.90। हम देख सकते हैं जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पर देखो इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एक जो कंज्यूमर है वो कम कंजम्पशन करता है। रीजन क्या है, देखो सिंपल सा रीजन है इसका कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होते जा रही है तो कंजम्पशन लेवल में कमी आएगी, बिकॉज जो हमारे जनरल पीपल हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो क्या सोचेंगे कि वो कहीं पर इन्वेस्ट करें वो या फिर सेव करें। कंजम्पशन जो है वो एक ही पॉइंट तक करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि इनकम बढ़ी है तो बस अभी भी हम कंजम्पशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब लोग जो है अगर एक पॉइंट तक कंजम्पशन करते हैं, जब उनकी नीड्स फुलफिल हो गई है तो अब इसके बाद में वो क्या सोचेंगे कि अब सेव कर लिया जाए जो एक्स्ट्रा हमारी इनकम हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि जितने पैसे हैं सब उड़ाने हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज ये एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो सेविंग्स पर भी ध्यान दे, ठीक है। तो देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से समझ में आया ना कि टेंडेंसी है एक कंज्यूमर की कि वो अब कम स्पेंड करे कंजम्पशन पर और सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करे, ओके। So APC falls continuously with increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing, okay? फिर आता है APC can never be zero। आपका जो APC है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट। जीरो क्यों नहीं हो सकता, रीजन ये है कि जब आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, इसलिए जो आपका APC है वो जीरो नहीं हो सकता, राइट। जैसे कि यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 0, ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। यहां पर हम 0 नहीं लिख सकते बिकॉज 40 डिवाइडेड बाय 0 0 तो होता नहीं है, राइट। तो ये एक अनडिफाइंड सिनेरियो हो गया। सो अब हम जब भी जो हमारा APC होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हो पाता जब आपका कंजम्पशन 0 हो, और ये पर्टिकुलर चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होती है कि कंजम्पशन 0 आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट APC। आई होप कि ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट है यह आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ओके ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने देख लिया, अब आते हैं हम अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होगा कि अगर एक एडिशन हो रहा है तो उससे जो दूसरा वेरिएबल है उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो अगर इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो कंजम्पशन है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस इंक्रीज इनकम के लिए, ओके। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम जो चेंज इन कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमें चेंज इन इनकम करना है। ये जो डेल्टा का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, या इससे हम क्या बताना चाहते हैं कि ये है चेंज इन और फिर आगे का जो भी वेरिएबल हो, ठीक है। सो जैसे कि मान लो ये जो पर्टिकुलर अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, हमारी इनकम क्या हो रही थी 0 से 100 पे गई, ओके। इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ। कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, कंजम्पशन जो था वो 40 से कहाँ गया, 40 से 120 गया, राइट। तो ये इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 80 का। सो ये इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से आपका कंजम्पशन कैसे रिएक्ट कर रहा है, और जो इंक्रीज्ड इनकम है आप उसे कितनी स्पेंड कर रहे हो फॉर कंजम्पशन पर्पस, ओके। ये हम चेकआउट करते हैं अपने MPC से, ओके। ये कुछ ऐसा हमारा क्या आने वाला है, ये कुछ हमारा ग्राफ आने वाला है, ओके। वही सेम जो हमारा कंजम्पशन कर्व था वो हमने ड्रॉ किया,
उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन इनकम। ओके, तो देखो यहां पर हमने एक ये वाला पॉइंट लिया है। ओके, मतलब कि ये हमें फाइंड आउट करना है, ये जो बाहर आपको रेड में दिख रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है चेंज इन इनकम। इसके लिए हमने क्या किया, एक और पॉइंट ये बनाया। ओके, ये y1 है, ये y2 है, इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, ये हम मान रहे हैं, या फिर अगर होगा भी तो वो मैटर नहीं करेगा। तो देखो अब ये जो डिफरेंस है ये चेंज बता रहा है ना कि y1 से हम y2 पर कितना गए। जैसे कि अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 100 हुआ, राइट। तो ये जो आपका चेंज इन y है, दैट इज चेंज इन इनकम है, वो कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। ये हमने कैसे बताया, हमने 2 पॉइंट्स लिए, ये हमने ड्रॉ किया था, एक y1 लिया एक y2 लिया और दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, ठीक है। सो चेंज इन y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y1 y2 आ गया। ओके, और जो आपका चेंज इन c है वो क्या आने वाला है, तो देखो यहां पर यही जो हमने ड्रॉ किया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके। ओके, सो चेंज इन c इज my, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, MPC आ जाएगा। ओके, सो इस पर्टिकुलर वे में हम ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होने वाला है। और अगर हमारे पास में शेड्यूल गिवन होता है तो हमें बस ये फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है हमारा 0.8, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि MPC और APC कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। अब ये उसका ग्राफ देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो ये इनकम हुआ, ये कंजम्पशन हुआ। अब ये चेंज इन C निकाला है हमने और चेंज इन Y हमने फाइंड आउट किया है। अब जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो हम कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज इसके पुराने जो भी कंजम्पशन होंगे वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर हमने दोनों ब्लैंक्स छोड़ दिए। फिर उसके बाद में इन दोनों को माइनस करो, 100 माइनस 0 कितना हो गया, ये हो गया हमारा चेंज इन Y, दैट इज 100। फिर 200 माइनस 100 भी हो गया हमारा 100। फिर 300 माइनस 200 कितना हो गया, 100। और 400 माइनस 300 कितना हो गया, 100, ठीक है। तो ये आए हमारे चेंज इन Y, दैट इज चेंज इन इनकम। फिर आता है चेंज इन कंजम्पशन। तो जैसे आपने इनकम का चेंज निकाला वैसे आप कंजम्पशन का चेंज निकाल लो। 120 माइनस 40 हो गया 80, 200 माइनस 120 हो गया 80, 280 माइनस 200 हो गया 80, और 360 माइनस 280 कितना हो गया, 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन भी 80 से इंक्रीज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो MPC है वो कांस्टेंट रहने वाला है या ये चेंजेस कांस्टेंट हो। ये जो चेंजेस हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ये 80 आ गया है, बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो जब हमें MPC निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y करके। सो 80 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ, 0.80। 80 डिवाइडेड बाय 100 फिर से वही आएगा, फिर से 80 डिवाइडेड बाय 100 एंड 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका MPC है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज चेंज हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को कभी अज्यूम मत करना कि MPC हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे हमने APC के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, वैसे हम अपने MPC के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या MPC में होता है। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 and 1। जो वैल्यू है अपने MPC की वो कहाँ रहेगी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब देखो अगर इनकम जो है वो आपकी जितने से भी इंक्रीज हो रही है, मान लो कि 100 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, तो एक पर्सन जो है वो 100 रुपीज ही स्पेंड कर सकता है और एक्स्ट्रा 100 से ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि इंक्रीज उतनी ही हो रही है। अब वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हमें भूलना पड़ेगा कि हम जब इनकम नहीं होती तब भी तो कंजम्पशन करते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो जो इंक्रीज इनकम है उसका आप कितना स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जो आपकी इंक्रीज इनकम है वो कितनी है, वो है 100 रुपीज की, और आप 100 ही स्पेंड कर रहे हो फॉर कंजम्पशन,
तो मतलब क्या हो गया, जितनी इंक्रीमेंट हुआ था आपकी इनकम में उतना पूरा स्पेंड कर दिया। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब आई 0 पे बात, तो मतलब कि अब ये देखो कि 100 से जो है आपकी इनकम हो रही है इंक्रीज, लेकिन आप कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं कर रहे हो, कंजम्पशन आपका एज इट इज सेम ही है। तो अब आपका जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया, 0। सो 0 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लोएस्ट वैल्यू। अब हम 0 से ज्यादा कम तो जा नहीं सकते भाई, नेगेटिव कंजम्पशन थोड़ी ना करते हैं, है ना, और जितनी इंक्रीमेंट है उससे ज्यादा भी कंजम्पशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू है एमपीसी की वो 0 to 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक, so incremental income is either spent or consumption or saved for future use. If entire additional income is consumed, that is change in S का मतलब क्या हो गया, सेविंग्स हो गया। ठीक है, चेंज इन S is equals to 0, then MPC is equals to 1. However, if entire additional income is saved, that is change in C is 0, then MPC is 0. In normal situations, value of MPC varies between 0 and 1. Okay? Now यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी एक नॉर्मल सिचुएशन में, एकदम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही होगा, एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाएंगे कि हाँ हो सकता है आपकी जो इनकम है, सॉरी आपका जो एमपीसी है वो आपकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100 से हुआ है, यहाँ पर अगर हम इसमें इंक्रीमेंट कर दें 120 से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 220। सो 120 से 220 पर गए, इसका मतलब कि ये कितना हो गया, ये 100, ये तो इक्वली आ गया, इससे थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, 240 हो गई इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 120 का, राइट। सो 120 डिवाइडेड बाय 100 अब हम यहाँ पे करते तो जो हमारा एमपीसी है वो 1 से ज्यादा आ जाता, ग्रेटर आ जाता, लेकिन ये चीज होती नहीं है, बहुत ही रेयर केस या फिर मैं बोल दूं एक्सेप्शंस कोई अगर होंगे तो उसमें होने वाली है, अदरवाइज आपकी जो एमपीसी है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। ओके, आपकी जो इंक्रीमेंटल इनकम है या तो वो पूरी सेव कर दी जाएगी या वो पूरी कंज्यूम कर दी जाएगी। अब अगर मेरी इनकम ही 500 से इंक्रीज हो रही है तो मैं 500 से ज्यादा कैसे स्पेंड करूंगी, राइट। तो इसलिए हम इंक्रीज इनकम के कंपैरिजन में अपना कंजम्पशन बता रहे हैं, तो आपका जो एमपीसी है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एक पुअर की, वो ज्यादा होती है रिच से। रीजन क्या है, जो पुअर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जब भी इनकम इंक्रीज हुई तो वो ये नहीं सोचते कि मैं इसे सेव कर लूं, उनके क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वॉन्ट्स रहते हैं जो कि अनसेटिस्फाइड रहते हैं, अनफुलफिल्ड रहते हैं। तो एक पुअर क्या सोचता है कि मेरी अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो मैं अपने जो वॉन्ट्स है वो पूरे कर लूं, राइट। वो ये सोचेगा मैं सेव करके भी क्या करूंगा, तो वो ये उसकी एक ये टेंडेंसी होती है कि इनकम इंक्रीज हुई है, कंजम्पशन ज्यादा होगा। इट मीन्स कि जो एमपीसी है वो क्या आने वाला है, वो ज्यादा आने वाला है एज कंपेयर टू रिच। ऐसा क्यों, अब रिच से ज्यादा क्यों आएगा, ये क्वेश्चन है। तो जो रिच होते हैं उनके पास ऑलरेडी अमाउंट मनी होता है, उनके पास ऑलरेडी इतनी इनकम होती है कि उनके जो वांट्स हैं वो फुलफिल कर सकें, राइट। उनके बहुत ही रेयर वांट्स ऐसे होंगे जो अनफुलफिल्ड रहते होंगे। तो जब इंक्रीज होती है इनकम तो एक रिच के तो ऑलरेडी जो वांट्स है वो तो फुलफिल्ड ही है, तो उन्हें ऐसी कोई नीड नहीं है कि उन्हें अपना कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़े बहुत ज्यादा। तो जो रिच होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, वो इसे सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनकी और फर्दर इनकम इंक्रीज होती जाए। ठीक है, तो ये जो है हम देखेंगे कि पुअर का अगर हम एमपीसी देखेंगे, पुअर की अगर हम टेंडेंसी देखेंगे कि वो कैसे कंज्यूम करते हैं कि इंक्रीमेंटल इनकम के रिटर्न में, तो उसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है कि जो पुअर होते हैं उनका एमपीसी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू रिच। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजम्पशन एज मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है आप लोग समझ चुके हैं।
and on the other hand rich people spend a smaller proportion as they already enjoy a high standard of living। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया वही यहाँ पर रिटन फॉर्म में है। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। नाउ स्टूडेंट्स, हमें एक चीज पता है कि कंजम्पशन जो है वो एक ही लेवल तक इंक्रीज होता है, उसके बाद में जो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो प्रपोर्शन है वो चेंज हो जाता है, राइट। मतलब कि इनकम ज्यादा से इंक्रीज होती है लेकिन कंजम्पशन कम से इंक्रीज होता है, राइट। तो ये चीज हमें पता है। तो वही सेम चीज तो यहाँ पे हो रही है, जब आपका कंजम्पशन कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो एमपीसी है वो डिक्रीज होगा। जैसे एपीसी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है एपीसी डिक्रीज होते जाता है, सेम वे में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एमपीसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में क्यों ज्यादा रहता है और बाद में क्यों डिक्रीज होता है, तो सिंपल सी चीज है, जब एकदम से इनकम इंक्रीज हुई तो कोई भी पर्सन ये सोचेगा कि उसके जो वॉन्ट्स जो फुलफिल नहीं हो पाए पहले वो पूरे उन्हें फुलफिल कर ले, ठीक है, फिर बाद में सेव करेंगे। तो वो वॉन्ट्स को फुलफिल करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर उसके वॉन्ट्स फुलफिल हो गए, अभी भी अगर इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है तो अब एक पर्सन की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इसे सेव कर ले, तो वो सेव करने ज्यादा लगेगा और कंज्यूम कम करेगा, राइट। तो अब कंज्यूम कम कर रहा है तो आप मतलब कि क्या समझ में आ रहा है हमें कि कैसे हमारा जो कंजम्पशन है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है टू आवर इनकम, कि इनकम में ज्यादा इंक्रीज है कंजम्पशन में कम इंक्रीज है, इसलिए जो आपका एमपीसी है वो सक्सेसिव यूनिट्स के साथ में डिक्रीज होने लगता है। ओके, सो it happens because as an economy becomes richer it has the tendency to consume smaller percentage of each increment of its income। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड जो एमपीसी का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम किससे बोलते हैं, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारा जो पूरा कंजम्पशन फंक्शन है या पूरा जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसका मीनिंग जो था वो हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इसके टाइप्स पढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव, टेंडेंसी टू सेव, ठीक है, कि अगर इनकम इंक्रीज होती है या इनकम के कंपैरिजन में या इनकम के थ्रू हम कितना सेव करना चाहते हैं, एक हाउस होल्ड कितना सेव करता है, कैसे सेव करता है, उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बस थोड़े से लॉजिक्स लगाना है हमें, बाकी जो चीजें हैं उसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि वो एकदम हमारे माइंड से चला जाए बाहर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू।